बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला आइन के आर्टिकल्स के बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आ सका है, जबकि हुकूमत ने कल कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला कर लिया है। नैयर हुसैन बुखारी साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को अगर खतरा है तो असम्बली तहरीर करके नया इलेक्शन करा ले। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, नैयर हुसैन बुखारी साहब की जानिब से हुकूमत को असम्बली तहलील करने और नए इंतखाबात कराने का मशवरा दिया गया है। देखें, कल एक बड़ा फैसला कुन ये हफ्ता है, बहुत मुल्की सियासत में भी और शायद आलमी सियासत में भी। और मुल्की सियासत में तो ये कल जो एक्ट है वो पास हो जाएगा, जो हुकूमत के पास अक्सरियत है, जो सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो कौमी असम्बली का इजलास, फिर सेनेट का इजलास, और कल ही गालिबन इसको फिर उसके बाद सदर साइन करेंगे, और कल ही वो दिन ख़त्म हो जाएंगे जो कि 15 दिन। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हिसाब किताब हमारा शायद सुप्रीम कोर्ट से मैच नहीं कर रहा, तो जो दो मोहतरम जज साहिबान हैं उन्होंने कल जो जारी की है फैसला, तो वो उनके 15 दिन कल थे। हमारी कैलकुलेशन शायद ये थी कि कल रात को, पीर की रात को, और इसीलिए पीर को जो है वो दिन में इजलास वगैरह करके, ताकि रात 12 बजे से पहले पहले वो जो है वो कानून बन जाए। लेकिन इसमें अभी जो है वो फैसला आना है, और जो तफसीली फ़ैसला, और उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत जो है वो और अदालत कहाँ पे किस तरह से आमने सामने खड़े होते हैं, मानते हैं, क्या होता है। और इसमें इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बड़ी अजब हो जाएगी कि अगर उन्होंने, मतलब तफसीली फ़ैसले में तो ये था ना कि आप करें इसको तो उसमें वो फिर रिव्यू में भी नहीं गए, शायद कोई प्राइवेटली उन्होंने मुशावरत की हो सुप्रीम कोर्ट से, वो बड़ा उबहम है। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम मसला जो 2 दिन से तकरीबन नज़रअंदाज हो रहा है, वो जमात इस्लामी का यहाँ पे धरना है, और उसमें उनके साथ कोई बात अब नहीं हो रही। जमात इस्लामी के साथ उन्होंने आज एक ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सामने पेश की है। कल 5 अगस्त है, तो कल जो है वो कश्मीर पे जो कानून लागू हुआ था मोदी सरकार का, वहाँ एक सन्नाटा है, खामोशी है, और कोई भी पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उस दिन के हवाले से एक एहतजाज होगा, लेकिन कश्मीर में कोई सेलिब्रेशन, कोई खामोश सन्नाटा जैसे होता है ना, कि कोई किसी भी किस्म का कोई वहाँ पे मतलब वो बस उनके लिए एक दिन है, और वो जिसमें बस वो दिन गुजारेंगे, एहतजाज करेंगे, बयान देंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एक जो है वो एक ऐसा वाक़या है जिसने ज़ाहिर है कि बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी उसका असर जो है वो रहेगा कि कश्मीर पे ही जो 5 अगस्त को कानून नाफिज किया था मोदी सरकार ने। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि तबले जंग बच गया, जो एक बड़ी जंग को रोकने की कोशिशें थीं वो नाकाम हो गई हैं तकरीबन। और उसमें जो अब सूरत हाल है वो ये है कि तमाम ममालिक ने लेबनान से अपने शहरियों को निकलने का कह दिया है। और सबसे जो अहम बात है, अमेरिका, फ़्रांस, बरतानिया, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन जिस मुल्क ने अब से कुछ देर पहले अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का कहा है वो सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया जो है वो ज़ाहिर है कि जब ताइफ एग्रीमेंट हुआ था और वहाँ पे खाना जंगी और पूरा एक, मतलब सऊदी अरेबिया का बहुत गहरा असर है लेबनान के ऊपर। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी, और हम सब जानते हैं कि रफ़ीक अल हरीरी और साद अल हरीरी जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बने हैं वहाँ के, 2020 में उन्होंने फिर 2019 में मुज़ाहरों के बाद रिज़ाइन कर दिया था। और तो सऊदी अरेबिया ने भी अपने शहरियों से कहा है, जॉर्डन ने भी कहा है, बाकी मुल्कों ने भी कि लेबनान को वो छोड़ दें। और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और जो इजरायली इंटेलिजेंस है, उनका कहना ये है कि अगले 24 घंटों में जो है वो, यानी
किसी भी वक्त अब से लेके कल शाम तक यानी 24 घंटे में जो है वो 7 फ्रंट इसराइल पे 7 महाज खुल सकते हैं बैक वक्त। और वो जो 7 महाज हैं, अगर हम इसराइल का मैप देखें तो उसमें बिल्कुल हमें एक तरफ तो ईरान है, फिर इराक़ के अंदर जो है वो हिज़्बुल्लाह मौजूद है, शाम के अंदर हिज़्बुल्लाह मौजूद है, लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह मौजूद है, मगरबी किनारा जो है, अब ये ज़हन में रखें, जो मगरबी किनारा, मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ, मजहबी जो मगरबी किनारा है उसमें जो इस वक्त तक गैर एलानिया तौर पे वहाँ पर जो है वो जो भी अस्करी मामलात होंगे वो इस्लामी जिहाद ने संभाल लिए हैं। यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी तकरीबन उन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया और 554 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गज़ा को छोड़ दें जहाँ पे 40,000 या उससे भी ज़्यादा, आज फिर हमला हुआ है वहाँ पे स्कूल पे, लेकिन जो मगरबी किनारा है वहाँ पर जो है वो सरकारी तौर पे 554 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में शहीद हुए हैं। तो वहाँ पर जो है इस्लामी जिहाद जो है वो एक्टिव होके और वहाँ जो भी कुछ होगा इस्लामी जिहाद करेगा। और फिर हुतीज़ जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो 6-7 फ्रंट जो हैं वो एक साथ भी खुल सकते हैं और अलग अलग भी। लेकिन इसमें जो सबसे आज इम्पोर्टेंट दौरा हुआ है वो हुआ है मेरे ख़्याल में जो जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है वो सफ़ादी जो हैं, एमन सफ़ादी, जो कि जॉर्डन के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। जॉर्डन के फ़ॉरेन मिनिस्टर का वो ईरान आए और वो ईरान में उनकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं, ईरान की क़यादत से मुलाकात हुई है। जॉर्डन जो है वो उसके किसी आला ओहदेदार का 20 साल के बाद ये ईरान का दौरा है, 20 साल के बाद। और ईरान और उर्दन के ताल्लुकात बड़े पेचीदा हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स ताल्लुकात हैं। दोनों हमारे बड़े अच्छे बरादर मुल्क हैं, लेकिन इनके बाहमी ताल्लुकात बड़े पेचीदा रहे हैं। पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि जो जॉर्डन है वो 1921 में वो फ़लस्तीनी लैंड के ऊपर, यानी वहाँ उससे पहले फ़लस्तीन था, तो 1921 में ट्रांस जॉर्डन वहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांस जॉर्डन आया। और ट्रांस जॉर्डन में जो है वो ब्रिटिश जब मैंडेट था तो ट्रांस जॉर्डन बना के वहाँ पे जो शाह अब्दुल्ला अव्वल को वहाँ पे जो है वो बिठा दिया बरतानवी राज ने, वो उनके पहले बादशाह बन गए। और ये जो है ये उसके बाद फिर ये हुआ कि 1946 में फिर जॉर्डन आज़ाद हुआ। अच्छा, अब ये हाशमी ख़ानदान और ये सारा हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कि ये ज़हन में रहे कि ये फ़लस्तीनी लैंड के ऊपर फिर वो बना, तो इसीलिए जॉर्डन की तकरीबन 60% वहाँ पे जो आज भी लोग हैं वो फ़लस्तीनी नज़ाद हैं। और जो शाह अब्दुल्ला हैं उनकी जो अहलियाँ हैं यानी मलका रानिया, जो बड़ी ज़बरदस्त एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ी तवाना आवाज़ है, 53 साल उनकी उम्र है और वो फ़लस्तीनी नज़ाद हैं। वो उन यानी कुवैत में उनके पेरेंट्स थे और वो कुवैत में ही उन्होंने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा, लेकिन वो जो हैं वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो फ़लस्तीनी हैं। और वो इस तमाम दौर में जो पिछले चंद महीने गुजरे हैं उन तमाम महीनों में और उससे पहले भी फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी आवाज़ बन के वो मलका रानिया सामने हमारे आती रही। अच्छा, अब ये जो दौरा है ये इसको मैं क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जॉर्डन और इस जो यानी उर्दन और ईरान, उर्दन वो मगरबी किनारे के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर, और ईरान, उर्दन जो है वो ट्रांस जॉर्डन था और ट्रांस जॉर्डन से जॉर्डन बना,
और उसके बाद 48 में जो अरब लीग के मुल्क थे जिनकी जंग हुई 48 वाली, उसमें मगरबी किनारा जो था वो जॉर्डन के पास आ गया, यानी जो वेस्ट बैंक है जिसमें मस्जिद अक्सा और मगरबी किनारा। और ये मगरबी किनारा जो है यहाँ पर जो है वो ये जॉर्डन ही इसको मस्जिद अक्सा को कि वो जो निगहबानी है वो करता रहा वहाँ पे सारा। ये जो मगरबी किनारा है ये 1967 तक जॉर्डन के पास रहा। 67 में इसको इसराइल ने छीन लिया। 67 की जो 6 रोज़ा जंग, 1967 की 6 रोज़ा जंग थी। और उसके बाद जब मुआहदे वगैरह हुए जॉर्डन के साथ तो उसमें ये तय पाया कि भाई मगरबी किनारा जो है उसके उसमें ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ये ठीक है जॉर्डन भी आकर उसको देखता रहेगा सब कुछ, लेकिन ये कि वो ये मुकम्मल जॉर्डन था, इतना मुकम्मल जॉर्डन था ये मगरबी किनारा कि यहाँ के लोगों की जो जॉर्डन की पार्लियामेंट है उसमें नुमाइंदगी थी। यानी जो मगरबी किनारे से जो लोग थे वो जॉर्डन की पार्लियामेंट में वो जो हैं वो नुमाइंदे होते थे और मगरबी किनारे के सारे लोगों के पास जॉर्डनियन पासपोर्ट था क्योंकि जॉर्डन का हिस्सा था 67 तक। अच्छा, अब आ जाए ईरान। ईरान और जॉर्डन का फड्डा क्यों मैं कह रहा हूं तारीखी तौर पे। ईरान जो है वो दूसरा मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया, और ये वो ईरान था जो कि शाह ईरान वाला ईरान था। पहला मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया था वो तुर्की था। ये तैयब एर्दोगन वाला तुर्की नहीं, दूसरा तुर्की, उससे पहले वाला तुर्की, 48-49 वाला तुर्की, 1948-40। पहला दुनिया का जो इस्लामी मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया था तो वो तुर्की था। दूसरा जो है वो ईरान था। और ईरान जो है वो इतना ज़्यादा इसराइल के साथ, इतना ज़्यादा शाह ईरान के दौर में इसराइल के करीब चला गया था कि इसराइल और ईरान जो है वो एक मिलिट्री पैक्ट में चले गए थे, डिफेंस पैक्ट इनके दरमियान जो है वो इसराइल और ईरान। और उसकी अगर किसी ने कोई डिटेल्स वगैरह उसकी देखनी हो तो ये ऑपरेशन फ्लावर के नाम से था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लावर इसका नाम था। और ये 1996 में इसकी डॉक्यूमेंट्स, ये 13 स्लाइड हम दिखा सकें तो ये आप इस तरह समझें कि इसराइल जो है वो ईरान के साथ ऑपरेशन फ्लावर, ये मैं आपको 1 अप्रैल 1986 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूँ। ये ऑपरेशन फ्लावर जो था ये वन ऑफ द 6 ऑयल फॉर्म्स, यानी ये था कि ऑयल ईरान देगा और उसके बदले में इसराइल उनको टेक्नोलॉजी देगा। शिमोन पेरेज और रजा शाह पहलवी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। अच्छा, अब ये ज़हन में रहे कि ये जो मुआहदा है इससे पहले एक और काम हुआ था। वो काम ये हुआ था कि अच्छा, ईरान और इसराइल उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और जो है वो खामोशी के साथ इनका ताल्लुक था। ईरान वॉज द ओनली मिडल ईस्टर्न कंट्री जो कि इसराइल के राइट टू एग्जिस्ट को, यानी सफारती ताल्लुक नहीं थे, लेकिन ईरान मतलब कहता था कि ठीक है, शाह ईरान का दौर था, इनकलाब से पहले का की जो तारीख है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर एक और वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से अरब ममालिक जो थे वो ईरान के साथ जो है वो, और ख़ास तौर पे जॉर्डन, उसके ताल्लुकात बहुत ही तल्ख हो गए। और उसकी वजह ये हुई कि 1967 में जब इसराइल और अरब ममालिक की जंग हो रही थी तो उसमें जो इसराइल के जो तैयारे थे उनको ईरान, शाह ईरान वाला ईरान, वो फ्यूल दे रहा था। ये वो जंग थी जिसमें आप समझें कि वो जो 6 रोज़ा जंग थी इसमें ईरान सपोर्ट कर रहा था। ईरान जो है वो अमेरिका का इस इलाके के अंदर जो था वो बच्चा था उस वक्त। अब उस जंग के नतीजे में वेस्ट बैंक चला गया और बाद में ये ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हो गए, ईरान और इसराइल के ताल्लुकात, और ये इनकलाब ईरान तक अच्छे रहे बहुत ज़्यादा। इतने मैंने आपसे कहा ना मिसाइल डेवलप हो रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आई, थोड़ा सा फिर जब इनकलाब वगैरह आ गया तो एक थोड़ा सा, लेकिन फिर वो 8 साल जंग शुरू हो गई
8 साल जंग जो इराक ईरान जंग थी 80 की दहाई की, उसमें भी जॉर्डन जो था वो दूसरी तरफ था, वो भी उसने कहा भी हम भी स्कोर सेटल करते हैं अपना, तो वो बड़ा भरपूर अंदाज में उस तरफ था अरब ममालिक के साथ, तो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। फिर ये हुआ कि जब वो जंग ख़त्म हुई, फिर 90 की दहाई आगे पीछे दौरा किया, शाह हुसैन आए एक दफ़ा, फिर इधर से, लेकिन वो बात कोई गर्म जोशी नहीं हुई। और उसमें फिर ये हुआ कि जब यहाँ पर अमेरिकन आ गए, यानी सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा, तो जो अहमद शलबी एक किरदार था, लोगों को शायद याद हो, अहमद शलबी एक करैक्टर था जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने में जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और जो अमेरिकन के बड़ा क्लोज था। लेकिन वो अमेरिका, ईरान, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह घूमता रहता था, और सद्दाम हुसैन का तख्ता जब गिर गया तो उसके बाद कुछ अर्से के लिए वो वज़ीर आज़म टाइप भी, और कोई उसको ऑयल वगैरह की कुछ जिम्मेदारियाँ, मिनिस्टर बन गया था वो कुछ अर्से के लिए। डेथ हो चुकी है अहमद शलबी की। लेकिन अहमद शलबी के ऊपर जो है वो 2004 में जो शाह अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, उन्होंने बड़ा सख्त इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया अहमद शलबी पे, और उन्होंने कहा कि जो अहमद शलबी हैं वो एक ईरान के जासूस हैं। ठीक है, अगर हम वो हमारे पास अगर हो हमारी हाँ, ये न्यूयॉर्क पोस्ट 3 इसका रेफरेंस देना ज़रूरी है, सेंसिटिव खबरें। जॉर्डन ने कहा कि अहमद शलबी जो है ईरान का जासूस है और ये हमारे मुल्क का तख्ता उलटना चाह रहा है। ठीक है, और अहमद शलबी, ये अमेरिका से उन्होंने बाकायदा कहा कि इसको अहमद शलबी को रोको, ये माफिया स्टाइल, ये जो अहमद शलबी जो है ये वैसे बड़ा पुरस्कार सा करैक्टर था, ये बड़ा एक अजीब सा अहमद शलबी जो है, इसको पैसे वैसे देते थे अमेरिकन महीने के, वो लिखा है ना $3,40,000 अ मंथ पेमेंट शलबी को देते थे। उसकी नेशनल कांग्रेस बनी थी, बहरहाल ये सारा तो ये ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। अभी जब इस्माइल हानिया की शहादत से पहले भी जब यहाँ से ईरान ने अप्रैल में जब ये यहाँ से मिज़ाइल फायर हुआ और सारा कुछ हुआ, तो जॉर्डन, या तो अमेरिकन की हमने बात डिस्कस की थी कि वो अमेरिकन सीरिया की तरफ गिरे, डेथ हुई है, या जॉर्डन की तरफ हुई है वो दरमियान में, फिर उसके बाद वो कुछ उन्होंने मिज़ाइल्स रोका भी, सब कुछ किया। तो अभी जब इस्माइल हानिया की जब ईरान के सदर की तकरीबी हलफ बर्दारी थी, तो वहाँ पर भी जॉर्डन का जो डेलीगेशन था वो ज़रा लो लेवल ऑफिसर्स थे। वो मैंने आपसे कहा कि 20 साल से कोई वहाँ पे इस लेवल की पर्सनैलिटी नहीं गई जो आज गए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है ईरान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस विजिट में जो है ये बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बात जो ईरान से भी आ रही है और मशरिक़ वस्ता से भी आ रही है, वो ये है कि जॉर्डन जो है वो किसी सूरत भी, किसी भी अंदाज में इसराइल पे अटैक हुआ तो वो डिफेंड नहीं करेगा। जी, डिफेंड से मुराद ये है कि कोई मिसाइल, कोई कुछ भी उसको वो नहीं रोकेगा या किसी भी अंदाज में डिफेंड नहीं करेगा। और अब तक जो है वो जॉर्डन, चूँकि अमेरिका का देखना है कि क्या होता है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो खबरें हैं कि इसलिए जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए हैं। और उन्होंने जाने से पहले, ये मैंने हालिया काफ़ी अरसे से जो सख्त तरीन बयान आया है जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का, वो मैं वहाँ की न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, और वो 5th स्लाइड है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि रोग स्टेट ऑफ इसराइल को काबू करो। ठीक है, रोग स्टेट ऑफ इसराइल को 5th स्लाइड। ठीक है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एमन सवादी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि ये जो है रोग स्टेट, ठीक है ना, जो वॉर और डिस्ट्रक्शन को इस पूरे खत्ते में लेकर आ रहा है। तो जॉर्डन जो है वो, एक तो मैंने आपसे वजह बताई कि वहाँ पे फ़लस्तीनी है बहुत ज़्यादा, फिर जॉर्डन ने, आपको याद होगा दरमियान में जो एड जारी थी गज़ा, तो वो भी जॉर्डन से फ्लाई हो रहे थे सारे जहाज़ और सारा। तो जॉर्डन बड़ा, मतलब खालिद मिशाल भी वहाँ पे थे। जॉर्डन ने खुद बड़े, एक बात जगह होती है ना जियोपॉलिटिकली, तो वो बहुत जो है उन्होंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो इस्माइल हानिया वाला वाक़या हुआ है, इसने सारा, अब आप देखें ना, इस्माइल हानिया से पहले खालिद मिशाल को यहाँ मारने की कोशिश हुई थी, यानी जॉर्डन में, अमान में, जब हमने कल जिक्र किया। अच्छा, अब इसमें जो है एक तो ये बात ही हो गई। दूसरा ये हुआ कि
इनका एक डेलीगेशन पहुंचा था कायरा, ये जो मुज़ाकरात करते हैं, जो इनके लोग पहुंच गए थे वहाँ। ना हमास गई और ना वहाँ पे इजिप्ट ने, बल्कि वहाँ पर इजिप्ट की तरफ से गालिबन ये बात की गई कि आप तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। इजिप्ट की तरफ से ये कहा गया इसराइल के डेलीगेशन को कि जी आप तशरीफ़ ले जाएं। जब इनको तशरीफ़ ले जाएं तो इन्होंने वहाँ पे फटा डाला कि जी वो एक मैप्स वगैरह हमने दिखा दी हैं इजिप्ट को कि देखें ये टनल्स थी और ये टनल से असला देते थे, गज़ा में पहुँचाते थे, ये पहुँचाते थे। इन्होंने फिर इजिप्ट के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, जो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, कभी कतर पे, कभी उधर, कभी उधर। उसके बाद खैर ये सारा करके ये डेविड बार्निया को उन्होंने कहा जाओ दौड़ जाओ। उसके बाद ये हुआ कि इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके कहा कि अगर यहाँ जंग छिड़ती है लेबनान के साथ तो मिस्र आपके साथ खड़ा होगा। और यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ इजिप्ट टुडे 17th, इजिप्ट ने लेबनान की सपोर्ट कर दी, मुकम्मल तौर पे कहा उनको कि हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ होंगे, ये 17th, ठीक है। और ये जो है ये 16th को भी हम कोट कर देते हैं, अल एराम को भी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये एक ऑल आउट वॉर, ये वो नहीं है कि जिसको मैंने कहा ना ये ओपन एंडेड है, इसमें ये नहीं है कि जी। और इसमें दूसरी जो बात एक बड़ी, परसों सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे, परसों मंगल का दिन उन्होंने रखा है, और इसमें जो है वो इसराइल की तरफ से अब वो अपना सारा डिफेंस सिस्टम जो भी उनका एरो 3, एरो 2, ये हम अगर देखें तो उसकी उनकी जो रेंज है वो एरो 3 है उनके पास, एरो 2 है, डेविड स्लिंग है, फिर आयरन डोम है, फिर आयरन बीम है जो छोटे लेवल पे उनके हैं 10 किलोमीटर तक। लेकिन मामला ये है कि मतलब अगर बारिश होगी तो उस बारिश को ही कैसे रोकेंगे, बारिश होगी रॉकेट्स की और मिसाइल्स की तो उसको कैसे रोकेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो साइप्रस को भी, यानी कई सफारत खाने ऐसे हैं जो लेबनान से शिफ्ट हो गए हैं साइप्रस, कब्रस। मेडिटेरियन सी का अगर नक्शा हम देखें, मेडिटेरियन सी जो है बैर रोम में, तो उस नक्शे को देख के बहुत कुछ हमें समझ में आता है। और उसमें हमें ये पता चलता है कि जो मेडिटेरियन सी है तो उसमें यानी एक ऐसे चौकोर सा है मेडिटेरियन सी, लेकिन उसमें जो है वो हमें, अगर मेडिटेरियन सी को हम देखें और इसी से फिर रेड सी निकलता है, यानी इसी से फिर नहर सुएज भी निकलती है, अगर इसको हम देखें तो इसके बिल्कुल हम अगर राइट हैंड पे चले जाएं जहां एशिया लिखा हुआ तो सीरिया, और आप देखें कि टर्की कहां पे है, टर्की के बिल्कुल साथ करीब, यानी मैप को अगर थोड़ा सा हम किसी तरह से इस तरह, ये साइड इस तरह की थोड़ा सा इस तरह दिखा सकें, जो ये वाली साइड है, तो हम देखेंगे कि टर्की, साइप्रस, लेबनान, इसराइल ये कैसे साथ साथ हैं, और सीरिया कौन से, वो तार्टस जहाँ पे रशियंस बैठे हैं, तार्टस की बंदरगाह, और नीचे इजिप्ट है, और साथ ही जो है वो, यानी आप ये देखें कि इसराइल की पोजीशन, यानी मेडिटेरियन साइड से देखें, समंदर की साइड से देखें कि क्या पोजीशन है। अभी तो हमने वो उस तरफ से हम देखते हैं ना कि सीरिया है तो इराक, लेकिन आप समंदर की साइड से देखें तो यहाँ पे टर्की है और जो है। अच्छा, बैरूत और हैफा जो है ना, हैफा और बैरूत ये 40 मिनट की ड्राइव है बाय रोड, बल्कि एक मेरे ख्याल से इनके दरमियान कोई एक ज़माने में कोई ट्रेन वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। बैरूत और हैफा की बंदरगाहें जो हैं, इसको हिट करेगा हिजबुल्लाह, हैफा को हिट करेगा। अब तो ज़रूरी करेगा क्योंकि वहाँ पे अदानी ग्रुप बैठा है, तो हिजबुल्लाह तो हिट करेगा हैफा को। तो हैफा जो है वो वहाँ पे, हैफा तीसरा बड़ा शहर है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये बात हैफा के अंदर कही जा रही है, वहाँ पे हाई अलर्ट है वहाँ पर वो, और वो चाइना नहीं है तो वहाँ से तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हैफा जो है उनका तीसरा बड़ा शहर है। और उसमें आप ये ज़हन में रखें कि वो तीसरा बड़ा शहर है तल अवीव और यरूशलेम के बाद, हैफा की बंदरगाह, और ये बड़ा तारीखी शहर है। और ये शहर जो है ये, इससे भी कुछ ईरान की यादें, हर इस इलाके की जो जोग्राफ़ी है ना, वो जोग्राफ़ी जो है वो इस इलाके की बड़ी तारीख़ और जोग्राफ़ी बड़ी दिलचस्प है। ये जो शहर है ये बहाउद्दीन ने बसाया था। बहाउद्दीन वो जो कि ईरान से जिनको निकाल दिया गया था बहाई फ़िरका,
जिसको कहा जाता है ये बहाई मसला की, जो भी मजहब या जो भी फ़िरका या जैसे, तो वो जाके हैफ़ा में रहने लगे थे। और उन्होंने आखिरी दिन कभी बगदाद, कभी ऑटोमस ने कहा था यहाँ से चले जाओ, फिर हैफ़ा, फिर इधर उधर, वो उनको मतलब बहुत इश्यूज थे। लेकिन वो हैफ़ा की जो मतलब अगर जो बहाई के लोग हैं उन्होंने हैफ़ा जाना हो तो उनको पूरे इसराइल का नहीं मिलता वीज़ा वगैरह, उनको सिर्फ हैफ़ा का मिलता है। वहाँ जाते हैं, वो जगह देखते हैं और वापस निकल आते हैं। अब वो ये नहीं, बैरूत हमेशा ये जब 2006 में भी जब जंग हुई थी ना हिजबुल्लाह, तो वो हैफ़ा मतलब हैफ़ा बैरूत हिट होगा तो हैफ़ा हिट होगा, मतलब ये तय था। और इसीलिए हैफ़ा जो है हिट हुआ था। वो बैरूत पे वो जब दाहिया को हिट करते थे, ये जवाब में हैफ़ा को हिट करते थे हिजबुल्लाह वाले। यानी हिजबुल्लाह का जो टारगेट था वो तल अवीव से ज़्यादा हैफ़ा था। और मैंने कहा 40 मिनट की ड्राइव है, और बिल्कुल आप मेडिटेरियन सी को देखें तो ये हैफ़ा है और ये जो है वो साथ ही जो है वो बैरूत है, और फिर उसके बाद दूसरी बंदरगाहें शुरू हो जाती हैं। और वहीं से जो है वो नहर सूइज निकलती है, मेडिटेरियन के अंदर से ही नहर सूइज निकलती है, और जो आगे जाके बहर अहमर बन जाती है, और फिर आगे जाके वो इंडियन ओशन में खुल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर से आया, ये मेडिटेरियन से निकल रहा है। आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी से ये नीचे से ये नहर सूइज निकली, यहाँ से जहाज वहाज जो चल रहे हैं, ये हुतीस का इलाका शुरू हो गया। इधर जो है वो अशबाब ग्रुप एक्टिव है, सोमालिया इधर उधर वो सारे एक्टिव हुए हैं। उधर जो है हुतीज़ हैं, इधर से वो जो जहाँ पे अटैक, तो ये सारा जो खिता। अच्छा, अब ये हो गया एक सिनेरियो कि भाई जॉर्डन ने क्या मैसेज दिया है, लेकिन जो अरब ममालिक बात कर रहे हैं वो बहुत अहमियत दे रहे हैं इस जॉर्डन के इस विज़िट को। सऊदी अरेबिया ने अपने शहरियों को बाहर निकलने का कहा है, अमेरिका ने भी कहा है। और 24 घंटों में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि यानी 9 ऑनवर्ड किसी भी वक्त, क्योंकि वो ये है कि चूँकि रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट बैरूत का बंद कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए जो लोग फंस जाएंगे, उसके बाद शायद उनका सीरिया जा, और एक खामोशी है ना, या ईरान से कुछ आपको बात पता चल रही है। वो ज़ाहिर है कि ये इंटेलिजेंस के लोग, उनके पास ज़्यादा मालूमात होंगी, ज़्यादा वो देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि क्या इस वक्त यहाँ पे, अच्छा ये ज़हन में रखें कि जो साइप्रस है, मेडिटेरियन सी को अगर हम एक दफ़ा एक मिनट और लूँ और मेडिटेरियन सी को दोबारा हम देखें, तो जो साइप्रस है, साइप्रस का आधा हिस्सा जो है वो टर्की के पास है। तो मतलब वो वहाँ टर्की है, ये ध्यान में रखें। मतलब वो जो टर्की है, वो अगर मेडिटेरियन सी का दूसरा वाला मैप देखें जिसमें हमें बिल्कुल साइप्रस नज़र आता है इसराइल के साथ, तो ये ध्यान में रखें साइप्रस है, वो साइप्रस का आधा हिस्सा टर्की के पास है, तो वहाँ टर्की बैठा है। और टर्की बिल्कुल आप समझ लें कि ये इधर बैरूत है, ये साथ जो है ये हैफा है, और ये साइप्रस है। और साइप्रस वो जगह है जहाँ से वो पियर वगैरह और वहाँ पर एड और वो सारा इमदाद वगैरह का साइप्रस कोशिश कर रहा था। ईयू का सबसे जो ईस्टर्न मुल्क है यूरोपीय यूनियन का, वो साइप्रस है। अब साइप्रस में बहुत सारे सफारतखाने चले गए, लेकिन साइप्रस भी चूंकि आधा टर्की के पास है, तो कुछ नहीं पता कि वहाँ पे आने वाले दिनों में क्या सूरत है। टर्की की फौज मौजूद है वहाँ पे। अब ये अगर मामला ज़्यादा ख़राब होता है यहाँ पे और टर्की मौजूद है, टर्की वो एक तो फतीला वहाँ से चला था ना इस्तांबुल, वो तो लंबा टाइम लिया था उसने। लेकिन जो साइप्रस को अगर आप लें तो साइप्रस तो बिल्कुल साथ, और साइप्रस का जो नॉर्दर्न इलाका है वो टर्की के पास है। अब ये है कि ये कहाँ पे जाएगा मामला, क्योंकि मैंने जो मेरी इतला है वो ये है कि अब ये जंग जो है ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक नहीं रहेगी। अगर हमले शुरू हो गए और जंग शुरू हो गई तो इसको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक महदूद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ वहाँ पे हुआ है ईरान के साथ, सॉरी लेबनान के साथ। लेबनान इस वक्त बिल्कुल, जो लोग भी जानते हैं हिजबुल्लाह को या मिले उनके रहनुमाओं से जो संजीदगी समझ, वो मतलब इसमें ये मैप आप देखें। अब ये जो साइप्रस है ना, इसका ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्थ जो है वो तो टर्की के पास है। तो अब देखिए कितना क्लोजर है कि ये यहाँ से लेबनान से और इसराइल से जो है वो एक हिस्सा जो है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनान के अंदर भी इस वक्त हाई अलर्ट हो गया, क्योंकि वो बाकी जो निकोसिया वाला साइप्रस है वो उस पर यूनान का ज़्यादा वो है, तो साइप्रस भी अपने आप को अलग रखेगा इस फड्डे से। वो क्यों इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। इसमें पता चला कि टर्की, मतलब है कि ये इशू ये बड़ी अजीब चीज़ हो गई है। और उसमें ये जो बात हो रही है ना कि उसमें सिविलियंस भी हिट होंगे, मतलब इसमें वो कहते हैं ना ग्लव्स ऑफ वाली बात, कि इसमें अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी नहीं, कोई भी नहीं। मतलब है कि अब वो एक खुली जंग होगी जिसमें क्या होता है
अभी भी अब मुझे नहीं पता कि कोई सफारती कोशिशें वगैरह होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो भी इस खत्ते में पहुंच गए हैं। जनरल माइकल क्यूरिला वो भी इस खत्ते में पहुंच गए। वो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 असम्बली से मंजूर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि ये 2019 में जो खसूसी हैसियत जम्मू कश्मीर की ख़त्म की गई थी जी। उसके हवाले से एक यौम स्याह भी है कल, और ये आर्टिकल 370 और उसके बाद एक पूरा ये खिता लगता है कि उसमें एक वो बहुत ही बदमज़गी और नफ़रत और एक अजीब सा मतलब वो फिर चाइना का भी हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ भी कशीदगी रही, और सबसे बढ़ के बाकी मुल्कों को आप छोड़ भी दें, पाकिस्तान को या चाइना को, लेकिन इशू तो कश्मीर का है। तो वो कश्मीर के लोगों को तो बिल्कुल उनका आप समझें कि कुछ भी उनका नहीं पता कि आर्टिकल 370 से उनको क्या मिला है। 370 खसूसी स्टेटस था, फिर वो भी नहीं, फिर मतलब उनको बिल्कुल जैसे आइसोलेशन में कश्मीर इस वक्त जो है वो मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में। तो उसके हवाले से भी कल वो यौम स्याह है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इसको किसी भी वाक़े को आइसोलेशन में ना देखा जाए इस वक्त। यानी ये तो बिल्कुल जो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मतलब वो ये लेबनान में अब ये तस्वुर हो रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग जो था जो गोलान की पहाड़ियों पे था, ये था इसीलिए कि वो लेबनान के साथ जंग छेड़ी जाए, और इसीलिए वो कहते रह गए कि जी वो ये इनका अपना प्रोजेक्टाइल गिरा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर दुरूज वहाँ गए लोग इनके मिलने इसराइल के, उनको धक्के दे के निकाल दिया वहाँ से। तो वो एक फॉल्स फ्लैग था जिसको बहाना बना के फिर वहाँ पे फवाद शुक्र को निशाना बनाया गया। तो अब ये जंग जो ये मामला, और सबसे बड़ी बात जो है वो अब ये है कि एक तवील अरसे तक यहाँ पे एतमाद किसी पे भी नहीं होगा कि क्या हुआ। ईरान ज़ाहिर अपनी इन्वेस्टिगेशंस के साथ अपनी कोई बयानी के साथ सामने आएगा, लेकिन इसमें असल बात जो है वो ये है कि अरब ममालिक मुख्तलिफ़ मुल्कों से रब्ता किया था सेक्रेटरी ब्लिंकन ने और बाइडन इंतज़ामिया ने कि आप ज़रा ईरान से कहें कि इसको जंग को, और हिजबुल्लाह से भी कहें और बाकी लोगों से भी, जंग को, ये जंग नहीं फैलनी चाहिए। तो जवाब आगे से उनको ये मिला है कि फैलने दें जंग को, जितनी मर्जी जंग फैलती है उसको फैलने दें। इस्माइल हानिया के और 40,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद, और जितना जंग जो होना है अब हो जाए एक दफ़ा, ये मैसेज ये है बड़ा सख्त। जिसके बाद एक ये जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन और सारे मुल्क अपने, और फिर इजिप्ट के दरमियान में, तो ये कहाँ ख़त्म होते हैं कि सूरत हाल कहाँ रुकती है अब हम कोई नहीं जानते। क्योंकि ये जो मैसेज ये है सबकी तरफ से कि भाई उन्होंने कहा जी जंग नहीं ना फैले, आपने कहा जंग अब फैले सो फैले, क्योंकि वो 40,000 जो लोग हैं पहले उनके ऊपर बात हो रही थी, अब ये रहनुमा शहीद हो गए, तो इस वक्त बिल्कुल जो है ना आप सब साइड पे रहें। दूसरी तरफ दो वाक़यात ऐसे हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और वो साथ ही जन्म ले रहे हैं, और एक है वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर एक तो उनके जो हारने वाले यानी जो मदुरो के ओपोनेंट हैं वो आज उन्होंने पूरे मुजाहरे सड़कों पे हैं वो, और एक तरह से दो वहाँ पे ये ध्यान में रखें कि जो निकोलस मदुरो हैं ये एक वेनेजुएला एक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत ऑयल है उनके पास। दूसरा ये कि उनकी एक हिस्ट्री है, हीगो चावेज और वो सारी, और फेडरल कास्ट्रो के दोस्त, और वो पहले हम बता चुके हैं। तीसरी बात यह है कि ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। अब हैफा की जो मैंने अदानी ग्रुप और चाइना की बात की थोड़ी देर पहले, फ़र्ज़ करें कि चाइना के पास होता हैफा, तो इस वक्त चाइना एक रोल प्ले कर रहा होता वहाँ पे कोई ना कोई, लेकिन जो कि चाइना नहीं है वो अदानी ग्रुप आ गया, बाद में ये वाक़यात सारे हुए, तो वो दरमियान में हैफा की बंदरगाह का क्या बनता है क्या वो सारे, अब वो होता है ना कि सारा वो गड़बड़ हो गई। अब तसव्वुर करें ना चाइना होता दरमियान में हैफा पे, तो क्या पिक्चर एक डिफरेंट पिक्चर बनती ना। लेकिन अब हैफा जो है वो बिल्कुल वो आप समझें कि वो हिजबुल्लाह के बिल्कुल 2006 में मैंने आपसे कहा ना कि उधर गिरता था तो इधर मिसाइल, वो बैरूत को हिट करते थे, वो इधर हिट करते थे। हैफा तल अवीव कम था, हैफा ज़्यादा था। अच्छा, अब इस पर जो एक तो वेनेजुएला के अंदर हंगामे, और उन हंगामों को जहन में रखें कि जो चाइना है वो निकोलस मदुरो को मुबारकबाद दे चुका है, रशिया भी मुबारकबाद दे चुका है, और जो उनके ओपोनेंट हैं वो गोंजलेज, उनको जो है वो अमेरिका तस्लीम कर चुका है। तो एक वेनेजुएला में आज मुजाहरे और खाना जंगी और ये, लेकिन जो प्रॉपर खाना जंगी है वो हो रही है इस वक्त
मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, अल्लाह करे कि वहाँ पे सुकून आए, लेकिन बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। वहाँ पे आज 50 तो सरकारी तौर पे, लेकिन वैसे बात हो रही है कि कुछ 60 से 65 लोग और वहाँ पे जो है वो अपनी जानों से गए बांग्लादेश में, और वहाँ पर जो है वो चिटागोंग में और बाकी जगहों पे सरकारी इमलाक को आग लगा दी है और ये सारा। और जो साबिक जो यानी एक तो सारी पब्लिक निकली हुई है, फिर इंटरनेट और सारा उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो भी, उन्होंने भी दरख्वास्त कर दी है हसीना वाजी से कि वो अपने आप को जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अब जो मुजाहिरीन हैं उनका मुतालबा एक उसमें ऐड हो गई ये चीज़। पहले तो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हसीना वाजिद पे जो कत्ल हैं, उनके जो जराइम जो लोगों की जाने गई हैं, तो कत्ल के मुकदमात कायम किए जाएँ, गिरफ़्तार किया जाए और कत्ल के मुकदमात कायम किए जाएँ। तो बांग्लादेश जो है उसको वो भी अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ के हालात ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और एक प्रॉपर खाना जंगी में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने हामियों से कहा कि तुम भी आ जाओ। इन्होंने कहा कि जी यानी आज जो कुछ हुआ है ना, ये जो 75 लोग मरे हैं, तो इसमें इस तरह से हुआ है कि वो थानों पे वो पुलिस का असला लेके पुलिस उधर मिल गई, वो डंडे उठा लिए लोगों ने, फिर वो हसीना वाजिद ने अपने लोगों से कहा कि तुम आ जाओ, वो आए तो लोगों ने पकड़ के उनको मार दिया, जान से मार दिया। मतलब एक प्रॉपर खाना जंगी होती है ना मुल्क में, क्यास, वो इस वक्त वहाँ पे है। अब वहाँ पे माशाल्लाह की तरफ जा रहा है मामला, कहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और ये कोई 300 के लगभग इंसानी जानें चली गई हैं चंद, और टोटल वहाँ पे ब्लैकआउट और मार धाड़ और स्टूडेंट सड़कों पे और केओस है। एयरपोर्ट्स बंद हैं, गाड़ियों को, थानों को आग लग रही है, जेल तोड़ दी है कुछ देर पहले, मतलब एक मुकम्मल एनार्की है वहाँ पे। यही वेनेजुएला में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन किसी और अंदाज में हो रहे हैं। और ये इसके साथ जो है यहाँ पर चूँकि बड़ी पावर्स का है, मैं इसमें बरतानिया में तो दूसरे राइट्स हैं, वहाँ पर सुकून आए, वहाँ तो नस्ल परस्त और उस तरह से है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन ये चूँकि एक बिग पावर कंपटीशन का ही हिस्सा हैं सारे के सारे मुल्क जहाँ पे इस वक्त, ये तो खैर नहीं, इसको तो मुझे नहीं पता बिग पावर कंपटीशन कहा जाए ना कहा जाए। ये जो गज़ा में हुआ है ये तो कत्ले आम हो गया ना, लेकिन चूँकि इसमें पोजीशन ले ली है, रशिया और चाइना फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और इधर जो अमेरिका इसराइल के साथ आके बगैर वजह के आ गया। इसराइल की लाइबिलिटी है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी अमेरिका के लिए बन चुका है। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने पूरे अपने जो वॉरशिप्स उतारे हैं। मैं आज उनकी स्टेटमेंट ये देख रहा था, तो उसमें स्टेटमेंट को अगर हम दिखा सकें उनके जो डिपार्टमेंट डिफेंस की, तो उसमें उनके बहुत वॉरशिप्स, बहुत ज़्यादा वॉरशिप्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप वॉरशिप्स को उतार देते हैं ना समंदरों में, तो हिफाजत तो अपनी जगह जो होनी है सो होनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो वल्नरेबल हो जाते हैं। वनरेबल भी तो हो जाते हैं ना टैक्स के लिए। आप ज़्यादा टारगेट्स प्रोवाइड कर देते हैं अपने जो आपके दुश्मन हैं, उनको टारगेट्स आप प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम यहाँ पर भी हैं, हम यहाँ पर भी हैं, तो वो इधर बचाने में लग जाते हैं। छोटे छोटे रॉकेट्स यहाँ पे हो जाती है, तो वो इधर इंगेज हो जाते हैं, तो वो उधर पता चला किसी ने इधर इंगेज किया अमेरिकन को या जहाज़ों को, तो और बड़ी एम्बेरसमेंट है कि अगर कोई जहाज़ जो है उस पर वो गिर जाए या कोई, तो वो बगैर वजह के इन्होंने इतने सारे अपने फ्लीट्स और कैरियर्स और ये सारे उतार दिए वहाँ पे, और जैसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उतार दिए। मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता और इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश करता, जैसे वो बताया उन्होंने पूरी फ़ौजें उतार दी हैं, और उस सूरत में उतारी हैं पहली दफ़ा जब उनके अलाइज़ उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। तवील अरसे के बाद उनके अलाइज़ उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। कोई भी इस वक्त रिस्क नहीं ले सकता कि वो इसराइल को बचाने के लिए, चाहे उसका कोई भी माहिदा हो या जो भी उसके इसराइल को बचाने के लिए है। तो सेंटकॉम के सरबराह मौजूद हैं, लेकिन ये सेंटकॉम की भी गलती नहीं है ना, गलती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की है। सेंटकॉम तो बल्कि पहले दिन से ये तो वो लोग हैं जो कह रहे थे कि ये एग्रीमेंट करो, यानी CIA और जो पेंटागन है उनको पहले दिन से। और ये याद करें कि उन्होंने कहा था ये स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, ये लॉयड ऑस्टिन ने शुरू में कह दिया था स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, और ये जो है ये मत करे। ग्राउंड ऑपरेशन से भी रोक रहे थे वो, और ज़ाहिर है बीच में कैंसर का भी उनको हुआ, बाकी सारे इश्यूज चलते रहे वो। लेकिन मसला ये है कि ये अब इसको कोई बाय करने को तैयार नहीं है। जैसे लेबनान में वो सबका इस वक्त ये ख्याल है कि ये एक धोखा था, इस धोखे में टाइम दे दे के अच्छा जी अब हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि मिस्र बहुत सीरियस था इसमें कतर बहुत सीरियस था, मुसलमान ममालिक सारे सीरियस थे, टर्की सब लगे हुए थे इसमें, सब कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर हो, जल्द से जल्द हो जाए, करारदादें पेश हो रही हैं, ये हो रहा है वो।
लेकिन बदकिस्मती से अब एक पूरा जो खत्ता है वो एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से सबको कहा गया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसराइल पे बताने को जंग ना फैल जाए, उन्होंने कहा जितनी फैलती है फैल जाए। अब मतलब अब जो होने जा रहा है वो जितना होता है एक ही दफ़ा हो जाए, क्योंकि वो अभी तक तो 40,000 फ़लस्तीनियों का इशू था, अब उन्होंने क़यादत को हिट किया और ईरान में हिट किया और उसके साथ ही हिजबुल्लाह को उन्होंने प्रोवोक कर दिया। सीरिया, इराक, यहाँ सब रिस्ट्रेन थे लोग, एक तरह से ठंडा माहौल चल रहा था कि भाई अमेरिकन बेसिस भी रहेंगी इराक में, तो एक कूल चल रहा था मामला। तो एकदम से जो एक्सलेशन हुई है तो उसको अभी 24 घंटों में अमेरिकन कह रहे हैं और इसराइली इंटेलिजेंस कह रही है कि अगले 24 घंटों में इसराइल पर अटैक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।